ओम नारायण 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 नारायण। एके वर्सेस एके। आज सुबह ही मैंने इस फिल्म को देखकर कंप्लीट किया और इस फिल्म को देखने के बाद में सबसे पहले जो विचार मेरे मन में आया वो ये आया कि जैसे ये जो बॉलीवुड की लॉबी है, इनकी जो चौकड़ी है, ये बैठी होगी कहीं पर ड्रिंक स्मोक करते हुए और ये करते करते उनमें से किसी के एक के मन में कुछ एक आइडिया आया होगा कि देखो भाई, मेरे मन में एक बहुत ही झक्कास आइडिया है, एकदम झक्कास फाड़ू स्टोरी आई है मेरे दिमाग में ये ड्रिंक स्मोक करते हुए। एक डायरेक्टर है जो अपने आर्ट के पीछे, अपनी फिल्मों के पीछे बिल्कुल ऑब्सेस्ड है, पागल है, और इसी प्रकार से एक एक्टर है जो अपनी एक्टिंग के पीछे पागल है। दोनों ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है पब्लिक के सामने लाइव इंटरव्यू में, जिसके बाद में वो डायरेक्टर उस एक्टर के मुंह पर पानी मार देता है और फिर डायरेक्टर बहुत अंदर से उसके मन में एक बदले की आग जलने लगती है और रिवेंज लेने के लिए उस एक्टर की बेटी को किडनैप कर लेता है और एक्टर को कहता है कि सुबह होने तक, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए तो सुबह होने तक तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और फिर ये सब वो इसलिए करता है डायरेक्टर ताकि उस एक्टर के रियल टैलेंट को वो बाहर निकाल सके। और इस पूरे सुबह तक की उसके इस ढूंढने को जो भी है उसे वो कैमरे से कैप्चर करता है और वो कहता है कि हम ये पूरे रॉ फुटेज से एक फिल्म बनाएंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक लगनी चाहिए फिल्म। और फिर एंडिंग में हम एक ट्विस्ट डाल देंगे कि भाई ये जो पूरी प्लानिंग थी वो डायरेक्टर की नहीं एक्टर की थी, पूरा प्री प्लान था, ये एकदम जबरदस्त ट्विस्ट है ना, झकास कहानी। ऐसा कुछ इनके मन में आ गया होगा कुछ किसी पार्टी में ड्रिंक स्मोक करते हुए और इन्होंने बना डाली फिल्म। किसी ने कहा भी होगा ये आइडिया सुनने के बाद में कि भाई कौन देखेगा ये फिल्म, हमारी थिएटर में तो इसे रिलीज़ नहीं कर सकते। तो जिसकी आइडिया होगी उसने कहा होगा कि भाई थिएटर की क्या ज़रूरत है, आजकल हमारे पास है ना इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपना ये कचरा डंप कर सकते हैं। और नेटफ्लिक्स इंडिया भाई वो तो मतलब हमारी ही सोच से मिलते जुलते बंदे बैठे हुए हैं, हम जो भी कचरा बनाएंगे वो वहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। और अगर लोगों को पसंद भी नहीं आया तो हमारी इतनी सारी पपेट मीडिया है, इतने सारे हमारे पपेट क्रिटिक्स है, उनके द्वारा इसको मास्टरपीस बुलवा देंगे। और अगर कोई हमारे फिल्म के बारे में कुछ थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, हमारी फिल्म को कुछ निगेटिव वगैरह कहता है तो उसको हेट फैलाने वाला कह देंगे और किसी क्रिटिक से उसको बुलवा देंगे फक द हेट, ताकि लोगों के मन में एक इमेज बन जाए, एक हाइप क्रिएट कर देंगे फिल्म को लेकर कि भाई ये तो मास्टरपीस फिल्म है, जो आलोचना कर रहे हो तो बेवकूफ़ है, उनके पास तो दिमाग है ही नहीं। बस ये फिल्म मेकर्स और इनके पपेट जो मीडिया क्रिटिक्स वगैरह है वो बस बुद्धिमान है, बाकी पूरा देश बेवकूफ़ है। अब देखिए ये भले ही मैं अपनी काल्पनिक बात बता रहा हूँ मेरे मन की, पर होता बिल्कुल ऐसा ही है। अब कई मित्रों के मन में ये विचार आता है कि आजकल ये इतना सारा कचरा OTT प्लेटफॉर्म्स पर कैसे रिलीज हो रहा है, अचानक से ये सब कहाँ से आ गया, एकदम से बाढ़ आ गई ना, सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर कचरा रिलीज होते जा रहा है। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, पहले भी इस प्रकार की जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स, अब ये एके वर्सेस एके प्रोपेगेंडा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये तो इतनी डम फिल्म है, इसको तो प्रोपेगेंडा कहना भी प्रोपेगेंडा शब्द का अपमान है। तो एके वर्सेस एके की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा कंटेंट बनाने वाले पहले नहीं थे, पर पहले इनकी फिल्मों को कोई फाइनेंस करने वाला था नहीं, क्योंकि फिल्मों को पहले थिएटर में रिलीज करना पड़ता था और थिएटर में ऑडियंस आनी चाहिए ना, इसलिए एकदम से पब्लिक सेंटिमेंट के विरोध में डायरेक्टली नहीं जा सकते थे, तो एक सटल वे में प्रोपेगेंडा अपना ये फैलाते थे। पर अभी डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि भाई डायरेक्टली सामने से खुलेआम प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि अभी इनके पास में OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन पर इनको फाइनेंस कर रहे हैं, इनको पैसे लगा रहे हैं, और वहाँ पर उनको डर नहीं है पब्लिक ना आने का, क्योंकि पब्लिक ने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन साल भर के लिए, तो बीच में तो कैंसिल करवा, मतलब बीच में तो छोड़कर नहीं जाएंगे साल भर के लिए जिन्होंने परचेस किया हुआ है। और ज़्यादातर लोगों ने इन OTT प्लेटफॉर्म्स को या तो इंटरनेशनल कंटेंट के लिए परचेस किया हुआ है, हॉलीवुड के कंटेंट के लिए परचेस किया हुआ है, या फिर जो हॉटस्टार वगैरह है वहाँ पर ज़्यादातर जो क्रिकेट देखने वाले हैं या कुछ डेली सोप वगैरह सीरियल्स वगैरह देखने वाले हैं, उस ऑडियंस ने ज़्यादातर उनको हॉटस्टार वगैरह को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये कितना भी कचरा वहाँ पर डंप करे, कितना भी कचरा वहाँ पर डाले, उनको कोई डर नहीं है अभी, जो पहले डर था कि भाई थिएटर में लोग नहीं आएंगे। इसलिए पहले के समय में ये जो प्रोपेगेंडा होता था उसे आर्ट फिल्म्स के नाम पर बनाया जाता था, बेचा जाता था। फिर ये आर्ट फिल्म्स बनाते थे, उसके बाद में किसी फिल्म फेस्टिवल वगैरह में कई सारे भेजते थे, वहाँ पर मिल भी जाता था अवार्ड्स। प्रोपेगेंडा फिल्म से तो मिलेगा ही इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। उसके बाद देश के जो इनके पपेट मीडिया है, क्रिटिक्स है, वो बस हुआ ऐसे इनकी सो कॉल्ड आर्ट फिल्म्स जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स होती थी उनको हुआ ऐसे बंदरों जैसे नाचते हुए एकदम हाइप मचा देते थे कि भाई ऐसी फिल्म तो बनी ही नहीं है, और जो लोग इसको निगेटिव बोल रहे हैं वो तो बुद्धू है, बेवकूफ़ है, उनको तो आर्ट की समझ ही नहीं है,
हम ही एक है जो पूरी समझ लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा इन्होंने देश में एक माहौल बनाया हुआ था। पहले आर्ट फिल्म्स के नाम पर करना पड़ता था, अभी OTT प्लेटफॉर्म से तो ये आवश्यकता नहीं है, खुलकर ये प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है। चलिए, एके वर्सेस एके, इसे डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य मोटवानी ने और इसमें मुख्य भूमिका में है अनिल कपूर और उनके साथ में है कुख्यात हिंदू विरोधी वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट और पार्ट टाइम प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, वो भी इसमें अनिल कपूर के साथ में है। 24 दिसंबर को इस फिल्म को 3 दिन पहले नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया है। इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और हिंदी जो कि इसकी ओरिजिनल भाषा है, इन 4 भाषाओं में, इन चारों भाषाओं के सबटाइटल्स के साथ में नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया है। कुल मिलाकर 1 घंटे और 48 मिनट की ये फिल्म है जिसे आप शायद ही 1 मिनट भी मतलब सीरियसली देख पाए। एक सिंगल शुरुआत का 1 मिनट भी आप इसे सीरियसली नहीं देख पाते हैं। मतलब फिक्शनल है, फिक्शनल में वो एक रियल घटना जैसे हो रही है ऐसा दिखाना चाहते हैं एक फिक्शनल मूवी के द्वारा, पर एक सिंगल सेकंड के लिए भी आपको कोई भी चीज़ इसमें रियल लगती ही नहीं है। इतनी इलॉजिकल ये फिल्म है। नायक पिता के अंदर का वो दुख हमें दिख पाता है, ना उन दोनों के बीच के रिलेशन को कुछ ठीक से ढंग से डेवलप किया गया है, और ना ही जो डायरेक्टर है वो कोई हमें साइको लगता है। मतलब अनुराग कश्यप अपने आप को साइको दिखाने के लिए बीच बीच में से पागलों जैसा हंसता है। भाई अनुराग कश्यप जी, आपको एक्टिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है साइको दिखने के लिए, और जो आपने किया है वो तो देखकर हमें हंसी आ रही थी, सच में आप पर दया आ रही थी, हंसी भी क्या दया आ रही थी अनुराग कश्यप जी आप पर। तो ये, और फिल्म में एक अनिल कपूर है जिनकी एक्टिंग थोड़ी बहुत ठीक लगती है, बाकी तो सब के सब लोग ऐसे हैं जैसे कि आप कोई व्लॉग शूट कर रहा है कोई यूट्यूबर बेचारे ज़बरदस्ती उस व्लॉग में आ गए हैं और ज़बरदस्ती उनको कुछ एक्टिंग करनी पड़ रही है, इस प्रकार से बाकी के सारे लोग थे। और सबसे इलॉजिकल तो वो पुलिस स्टेशन वाला सीन था, और वो एक सीन का सबका सब पूरी फिल्म ही इतनी वाहियात थी कि जिस पर कोई एक कोई समझदार व्यक्ति उसको कोई 1 सेकंड के लिए भी सीरियसली देख ही नहीं सकता इस फिल्म को। और सोनम कपूर को तो किडनैप होने की एक्टिंग भी ढंग से नहीं आती यार। मतलब वो मुंह पर पट्टी बांधे हुए भी वो देखकर हंसी आ रही थी मुझे सीरियसली। और हर्षवर्धन कपूर एक स्टार किड जो हॉलीवुड की फिल्मों से ऑब्सेस्ड है और अपना ऑब्सेशन वो दिखा रहा है बिल्कुल पागलों की तरह। बस इतना ही कर सकते हैं ये लोग, एक विचित्र से स्टार किड की एक्टिंग, इससे ज़्यादा उनसे एक्टिंग हो भी नहीं पाएगी। और इसके अलावा जो चीप जोक्स उन्होंने बीच बीच में डालने की कोशिश की है ना, जैसे कि अनुराग कश्यप को देखकर कुछ लोगों से कभी अनुराग बसु कह देते हैं, कोई मधुर भंडारकर कह देता है और इसके अलावा अनुराग कश्यप कई बार कहता है कि भाई आप मुझे अभिनव कश्यप समझ रहे होंगे, मेरा भाई समझ रहे होंगे। ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई अभिनव कश्यप मेरा भाई है जो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है मुझसे, पर मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है क्योंकि मैं आर्ट फिल्म्स बनाता हूँ। मतलब इनके दृष्टि से जो भी है जिसको ये आर्ट कहते हैं भाई कुछ तो सेंसिबल लिख देते, कुछ तो 1% तो उसमें कुछ थोड़ा रियल लगता है या थोड़ा ह्यूमर लगता है हमें। ये लिखकर आप सोचते हो कि लोग हंसेंगे इस पर। दया आ रही थी, सच में मुझे इन पर दया आ रही थी। और इसके अलावा वो अनुराग कश्यप अपने अंदर की जो खुजली कहिए या जो भी कहिए आप वो दिखाने से भी नहीं चुके हैं कि भाई भक्तों ने मेरे पेरेंट्स को धमकी दी हुई है। इस हिसाब से अनुराग कश्यप का ही लॉजिक अगर मैं यूज़ करूँ तो भाई मेरे परिवार को जितनी गालियाँ दिन भर में आती है, जो सैकड़ों गालियाँ है, सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जो गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे परिवार को जो इतनी भयानक धमकियाँ, गालियाँ आती है। इसके अलावा जब से मेरी बेटी के जन्म की मैंने बात बताई थी पिछले 1 वर्ष से, उसके बाद से मैं कई बार जब लाइव आता हूँ, लाइव वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, मेरे लाइव वीडियोज़ को देखिए, लाइव चैट देखिए, उस पर मेरी बेटी के बारे में, एक छोटी बेटी यार, 1 महीने की बच्ची, 6 महीने की, वो उसके बारे में जो गंदी बातें इन सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा लिबरल, फेमिनिस्ट, कम्युनिस्ट और या उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो कैसी गंदी गालियाँ देते हैं, कैसे रेप की धमकियाँ देते हैं, वो भी छोटी छोटी बच्चियों को। देखिए ज़रा अनुराग कश्यप जी। पर फिर भी हम ऐसा छाती तो नहीं कूटते ना आपकी तरह। और देखिए अनुराग कश्यप जी, आपको अगर किसी को टारगेट करना है तो कुछ लॉजिकल बातों पर करिए। आप ये ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर मोदी जी को टैग कर देते हो और ये जो आपके भक्त ऐसे हैं, आपके ये ऐसे हैं वगैरह वगैरह, ये जो बातें आप करते हो भाई, इससे अच्छा है कि आपको अगर, या तो आप सोशल मीडिया पर रहो ही मत, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये गंदगी फैलाने वाले गंदी मानसिकता के लोग ढेरों है। और सबसे ज़्यादा गंदगी तो ये सो कॉल्ड लिबरल्स, सो कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और सो कॉल्ड कम्युनिस्ट और इनके सपोर्टर्स ही सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं। और रियल लाइफ में आप देख लीजिए,
वेस्ट बंगाल में होने वाली हत्याएं देख लीजिए, केरला में होने वाली हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याएं देख लीजिए, सैकड़ों सैकड़ों हत्याएं आपको दिख जाएंगी। तो ये बस ऐसे मोदी जी को टैग कर दिया, ये सब करने की अपेक्षा भाई आप पुलिस कंप्लेंट करो, जिन्होंने गालियां दी है ना आप सीधा उन पर कार्रवाई करो यार। पर ये ऐसी इलॉजिकल बातें बोलकर आप अगर ये सोचते हैं कि लोग आपको सीरियसली लेंगे या इस पर लोगों को हंसी आएगी, यार बहुत चीप लगता है, ये बहुत चीप लगता है। अब रही बात फिल्म के कंसेप्ट की, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म का कंसेप्ट कुछ खराब था, नहीं, अच्छा कंसेप्ट था। एक बहुत ही ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन सकती थी जो हमें शुरुआत से आखिर तक ऐसे बांध कर रखे, सांसें थाम कर देखने को हमें मजबूर करे, ऐसा वो कुछ बना सकते थे। पर ये क्या पागलों की तरह ये हंस रहा है, कोई बेवकूफ़ की तरह रो रहा है, ऐसे चिल्ला चोट करने से लोगों के इमोशंस को आप अंदर से नहीं छू सकते हैं। एक पिता के मन में अपनी बेटी के लिए जो प्रेम है या जो वो कितना दुखी है अंदर से, ये दिखाने के लिए से चिल्ला चोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार फिल्मों में कुछ ऐसे सीन होते हैं, इस प्रकार से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया होता है कि वो सीन देखकर ही कोई कुछ बोलता नहीं, बिना कुछ बोले ही उस सीन हमें ऐसे रुला देता है, ऐसे अंदर से तोड़ देता है कि हमेशा के लिए वो याद रह जाता है। पर यहाँ पर ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और एक सिंगल सेकंड के लिए भी वो हमें थोड़ा भी रियल नहीं लगता है। और इतना वाहियात डायरेक्शन, इतने वाहियात डायलॉग्स, मतलब हर सीन में फक फक बोल दिया तो इनको लगता है कि ये बहुत बड़े फिल्म मेकर बन गए हैं। तो बस इतने वाहियात परफॉर्मेंसेस, और ये सब दिखाने के बाद भी अगर लोग कोई इनको क्रिटिसाइज करता है और इनको ये कहते हैं कि भाई फक द हेट, मतलब ये अपने आप को लिबरल कहते हैं, पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सहन करने की क्षमता भी नहीं है इनके अंदर। वाह और ये सब देखने के बाद भी ये चाहते हैं कि हम इनको मास्टरपीस बोले, इनकी फिल्मों को अप्रिशिएट करें, इनकी फिल्मों को, ये कुछ भी बनाते जाए और हम अच्छा ही कहते रहे। वाह, एके वर्सेस एके, भाई दूर रहिए इससे। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई ये मास्टरपीस हो, तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ। पर देखने के बाद जब आपका सर दर्द करेगा ना, तब आपको ये रिव्यू ज़रूर याद आएगा। मैं एके वर्सेस एके को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, पर ढेर सारी गालियाँ है, हर एक लाइन में गालियाँ ही गालियाँ देकर दी हुई है, ऐसे ही डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं। तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। एके वर्सेस एके, आपने अगर फिल्म को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपनी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।